इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बात करेंगे किसानों की, उनकी तकलीफों की और उनकी तकलीफों के लिए लामबंद होते किसान यूनियनों की। और आज इस पर चर्चा करेंगे कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो क्या किसानों के स्वर आपको ज्यादा सुनाई देते हैं, और जैसे ही सरकार में आ जाते हैं तो क्या वो आवाजें आने बंद हो जाती हैं। किसान हैं इसीलिए परेशान है, ये हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है। कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में लगभग 6 किसान यूनियनों ने एक साथ मिलकर एक बैठक की, महापंचायत की और सरकार से मांग की। बहुत सारी ये मांग है, एक लंबी लिस्ट है और उसमें कौन कौन सी सरकार मान सकती है या मान जाना चाहिए था अब तक, उन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। पहले ये रिपोर्ट। इसे किसान की किस्मत कहे या फिर बदनसीबी समझिए। मौसम चाहे रबी की फसल का हो या खरीफ की फसल का, धरती पुत्र किसान को अपने हक की आवाज उठाने के लिए अक्सर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है, क्योंकि सत्ता के फाइनल के बाद अक्सर सत्तासीन सियासी दलों को सब ऊंचा सुनाई देने लगता है। जो नेता विपक्ष में रहते हुए राय का पहाड़ बना देते हैं, हर छोटे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं, सत्ता का स्वाद चखने के बाद उन नेताओं की रंग बदलते भी देर नहीं लगती। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर किसानों की महापंचायत हुई। सरकार की वादा खिलाफी और किसान विरोधी नीतियों को लेकर फिर विचार विमर्श हुआ और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की फिर रूपरेखा तैयार की गई। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों की महापंचायत, 6 किसान संगठन बैठक में हुए शामिल। फसल बीमा योजना का विरोध, फसलों के दामों को लेकर सरकार से मतभेद, किसानों को मिल रहे बैंक की कुर्की नोटिस से नाराजगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग। किसान तमाम मुद्दों के साथ एक बार फिर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में है, लेकिन इन तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा ऐसा भी है जिसे लेकर सत्तासीन बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान खूब घेरा, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी के तेवर काफी बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी का दाव बीजेपी पर ही आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है। होटल में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार पर लगाया फसल बीमा के नाम पर ठगने का आरोप, मंडियों में किसानों को फसलों के सही दाम न मिलने का भी आरोप। पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार को बदला बदली और बदलू सरकार बताया। हालांकि ये तो सियासत की बात है, लेकिन सियासत से परे अब किसान भी टारगेट किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 12,000 किसान कालाधन मुहिम के तहत निशाने पर हैं। आयकर विभाग ने हरियाणा के किसानों को चिट्ठी लिखी है। आयकर विभाग को किसानों के पास कालाधन होने का शक है। आयकर विभाग ने करीब 20,000 किसानों को चिट्ठी लिखकर कहा 30 सितंबर की रात से पहले अपनी काली कमाई का खुलासा कर दे। बड़े शहरों के 8 किलोमीटर के दायरे में 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाई का शक। बड़ी कमाई के बाद भी नहीं दिया इनकम टैक्स। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के 60,000 से भी ज्यादा लोगों को चिट्ठी लिखी है। यहाँ सवाल किसानों को टारगेट किए जाने का नहीं है और न ही किसानों की कमाई की जांच का है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हों, जिस देश में हजारों करोड़ का माल डकारने के बाद विजय माल्या जैसे लोग विदेश भाग जाए, वहाँ सिर्फ किसानों को नोटिस देकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रदेश के किसानों के पास काला धन है? किसानों को ही नोटिस क्यों जारी किए गए? क्या ऐसी कार्रवाई बड़े नामी रसूखदार लोगों के खिलाफ भी की जाएगी? क्यों किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है?
क्यों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुद्दे पर चुप है बीजेपी सरकार? क्यों चुनाव से पहले ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बीजेपी के लिए मुद्दा था? कुरुक्षेत्र से भारत सांवरी के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी भारतीय किसान यूनियन से हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, और डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सबसे पहले गुरनाम सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, आज जो आप लोगों ने महापंचायत की वो क्यों की और उसमें क्या क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? देखिए, आज की महापंचायत हमने इसलिए की कि सरकार किसानों को एक के बाद एक उनके ऊपर नीतियां थोपती है जो किसान विरोधी नीतियां हैं। उससे दुखी होके हम आज 6 किसान संगठन इकट्ठे हुए थे जिनकी पंचायत थी, और उसमें फैसला हुआ है कि 4 एजेंडे हमने तय किए हैं, 4 मांगे तय की हैं जिसके ऊपर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। उनमें एक है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे जिसका चुनाव में वादा किया था। दूसरा, किसान को कर्ज मुक्त करे, जब ये इंडस्ट्री का कर्जा माफ कर सकते हैं, जब ये कारपोरेट को एक साथ में 6 लाख करोड़ दे सकते हैं, जब ये 7वां वेतन आयोग लागू कर सकते हैं, तो किसानों का भी पूरा कर्जा जो है वो साफ किया जाए। ठीक। तीसरी मांग है कि जो फसल बीमा योजना है, या तो सारा प्रीमियम उसका सरकार भरे और वरना उसको बंद कर दिया जाए। ठीक। और चौथी मांग है कि जो बजट है वो पहली पंचवर्षीय योजना में 13% बजट से ज्यादा था खेती के लिए, अब 1% से भी नीचे आ गया है। मनरेगा का बजट भी खेती के बजट से ज्यादा है, तो वो बजट जो है वो अलग बनाया जाए और उसको आबादी के हिसाब से उसको बढ़ाया जाए। और देश का जो रोजगार है, आज भी 65% रोजगार खेती के ऊपर निर्भर है। ठीक है। और इसमें आज प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दे दिया है और उसमें स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है। हाँ, उस पे आएंगे कि आपने क्या चेतावनी दी है और आप क्या करेंगे आगे। संजय जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी, 4 इनकी डिमांड्स हैं, उसके अलावा और भी कई आरोप हैं, उन आरोपों पर नहीं जाएंगे, हम सीधे पॉइंट वाइज डिमांड की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, क्यों नहीं लागू करते हैं आप लोग? स्वामीनाथन ने जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके आते ही उन विषयों पर चर्चा करनी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है। स्वामीनाथन ने कहा था किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य मिलने के लिए हमने जो किसान की फसल का इनपुट्स है, वो चाहे खाद है, वो दवाइयां हैं, चाहे वो बीज है, चाहे उसको नहरी पानी मिलने की व्यवस्था है, हमने इनपुट्स को सस्ता करना शुरू किया है, जिसके कारण से उसकी फसल की लागत कम होगी, तो नेचुरली उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा। स्वामीनाथन ने कहा था कि किसानों को 10,000 रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए उसके किसान की अगर फसल बर्बाद होती है। हरियाणा की सरकार 10,000 से ऊपर चलेगी, 12,000 का मुआवजा इस सरकार ने किसान को दिया है। ठीक है। स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की फसल जोखिम फ्री होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करके किसान की उसकी आपको फसल एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको संजय जी, 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। गुरनाम सिंह जी, जहां आपको लगे कि आप इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप इसमें बहस में आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां टोक सकते हैं इनको, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनको आप रोक सकते हैं, उनको आप काउंटर कर सकते हैं, तो आप फ्री हैं उसके लिए। जब आपको लगे कि वो आप सेटिस्फाइड नहीं जवाब से, आप बीच में बोलिएगा। अब तक जो उन्होंने जवाब दिया उससे सेटिस्फाइड हैं आप? आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। कि उसमें लागत जो है उसकी कम कर रहे हैं, ये लागत की गणना कम कर रहे हैं। जहां इनकी सरकार आने से पहले जो CACP थी वो उसकी गणना ज्यादा पैसे की खर्च की कर रही थी, इन्होंने उसी खर्च को कम करके गणना उसकी शुरू कर दी है, उसमें कटौती करनी शुरू कर दी है। केवल गणना में कटौती की है, ना कि वास्तव में खाद सस्ता हुआ है, ना कोई दवाई सस्ती हुई है, ना कोई और चीज सस्ती हुई है। संजय जी, इन्होंने एक मिनट एक करके बात करते हैं। चढ़ोनी साहब, एक करके जा रहे हैं आंकड़ों के हेर-फेर में। गुरनाम जी, एक करके बात करते हैं। संजय जी, ये आपने सुना कि क्या काउंटर कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपने दरअसल सच में सस्ता कुछ नहीं किया, सिर्फ गिनती कम कर दी है।
संजय जी, हमने डीएपी सस्ता किया, हमने यूरिया सस्ता किया। हमारा सोच है कि आने वाले 2-3 साल में किसान नहीं, लेकिन चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि आपने सस्ता नहीं किया है। डीएपी सस्ता किया है ना, यूरिया सस्ता किया है हमने। अच्छा, 100 रुपए से ज्यादा डीएपी सस्ता किया है, 100 रुपए से ज्यादा सस्ता हमने यूरिया किया है। क्या कौन कहता नहीं किया? तो हम चाहते हैं काम हो गया आपका, इतिश्री हो गई कर्तव्यों की। मुझे एक बात बताइए, अरे नहीं, आपके एक मिनट सर, नहीं, ये शुरुआत है। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि आज जो आपके कृषि मंत्री हैं ओपी धनखड़ साहब, ये सेब थैलियों में भरकर, जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे होते थे तो सेब भर कर ले जाते थे थैलियों में और कहते थे मैं तो आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एक मिनट पूरी करने दीजिए संजय जी, संजय जी एक मिनट पूरी करने दीजिए ना। और कहते थे कि स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू होना ही चाहिए। आज आपकी सरकार है, ये आप कहिए कि झूठ है कि आपकी सरकार ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी उसमें आपने डिनाई कर दिया है कि स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं आप। उसको आप एक पक्ष के रूप में समझ रहे हो कि हमने ये नहीं, केंद्र की सरकार को आप ही डिनाई नहीं किया। सुनिए, हाँ। हमारी सरकार ने क्या कहा है, जो कोर्ट ने भी मांगा था या आरटीआई के माध्यम से मांगा था कि एज इट इज आज की तारीख में किसान जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट एज इट इज लागू नहीं हो सकती, लेकिन स्वामीनाथन ने जो कहा है उसकी जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को हम लागू कर रहे हैं। सिफारिशों में जैसे मैंने 3-4 बातें आपको कही है। नहीं तो ये बट चुनाव से पहले क्यों नहीं समझाते हैं आप लोग? मुझे यही नहीं समझ में आता है, ये कौन सा, एक मिनट मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ना, तार्किक बात करते हैं ना सर, डिस्कशन करें तार्किक करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। आपने कहा विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 2000 कर देंगे, ये तो किसी को नहीं बताया आपने इलेक्शन के समय कि 200 करके बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आपने और आपकी सरकार में आज जो शिक्षा मंत्री है कहा पहली कलम से पक्का कर देंगे, आते ही उसके बाद क्या हुआ वो हमने देखा। तो ये आप गोल गोल बातें क्यों करते हैं? स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट के लिए आपकी जो पार्टी है वो सीना ठोक कर लड़ती रही कांग्रेस से कि इसको हूबहू लागू करना चाहिए। अब आप इसमें इफ एंड बट्स निकाल रहे हैं। हम इसको हूबहू लागू करेंगे, लेकिन एकदम आज ही ये नहीं कह सकते किसान कहाँ लागू करेंगे? आपने तो केंद्र सरकार को, अपनी सरकार को रिपोर्ट भेज दिया। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जी बताइए सर। बोलने से पहले बोलने लग जाते हैं। बोलिए सर। झूठ बोलेंगे सर तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। अरे झूठ बोलकर हम कहाँ जाएंगे? फिर लोगों के बीच में जाना है, फिर किसानों के बीच में जाना है। सर बताइए चलानी है, थोड़ी बोल रहा हूँ। जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी सोच है कि किसान को 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आमदन हो। हमने इसके डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। हमने कहा है कि परंपरागत फसलों से बाहर निकले किसान, इसलिए हम किसान को सब्सिडी देना शुरू किया। हमने उसको बागवानी की ओर मोड़ा है। हमने उसको कौन सी बातें कर रहे हैं आप? खेती है उसकी तरफ मोड़ा है। कौन सी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और ना मैं सेटिस्फाइड हूँ। अमित नेहरा साहब हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, आप अब तक के तर्क सुन चुके हैं, आप सेटिस्फाइड हैं जवाब से? नहीं, तर्क तो नहीं, मैं तो कहूँगा एक कुतर्क है। देखिए गौरव, मैं तो एक बात जानता हूँ, 1857 से पहले किसान की स्थिति भारत में अच्छी थी। आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या है कि 1857 में राजे रजवाड़ों ने इतना विद्रोह नहीं किया था जितना किसानों ने किया था अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ने के लिए। और जैसे ही वो विफल हुआ विद्रोह, तो उसके बाद दमनकारी नीतियां अपनाई गई किसान के लिए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वही दमनकारी नीतियां आज तक जारी हैं किसान के लिए। मैं बीजेपी का नहीं कह रहा हूं, जितनी भी सरकारें आई कोई भी किसान हितैषी नहीं रही। तो देखिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो आदमी प्रोडक्शन करता है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट का कीमत तय कर सके। उसके लिए कोई दूसरा ही तय करता है कि नहीं, हम तो इतने में खरीदेंगे, आपको देना है तो दो। नहीं तो कोई भी फैक्ट्री का मालिक ये करता है कि मेरी इतनी कॉस्ट है, इतना इसमें लगा है, तो मैं इतने में बेचूंगा। तो किसान के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है कि एमएसपी जो है वो सरकार तय करती है, और जितना वो कर दिया तो उस पे वो बेचना पड़ता है। जितना कर दिया उससे कम में आपको कई बार मजबूरी में बेचना पड़ता है। और एक बड़ी बात और है, चूंकि संगठित ये क्षेत्र नहीं है, तो जो यूनियन है बेचारी, उनका भी दायरा सीमित है। वो थोड़े से लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये नहीं कि आप हड़ताल पे चले जाएं किसान या कुछ और कर दें, क्योंकि अब
कर्ज इतना होता है कि दूसरी फसल बोने से पहले उनको कर्जा लेना पड़ता है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो पार्टी बार बार गला फाड़ के ये कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, उसने ये कभी नहीं कहा कि हम सिफारिशें या पार्शियली इतने लागू करेंगे। लेकिन आज भी संजय शर्मा जी ऑन एयर हैं, तो वो ये बता दें कि कितने साल में होंगी। कितने साल में कर देंगे संजय जी? एक ब्रेक का वक्त है, उससे पहले बता दीजिए कितने साल में कर देंगे लागू? 20 साल वाली बात है, हमने शुरू कर दिया है। नहीं, मैं तो एक लिमिट पूछ रहा हूँ। एक मैक्सिमम बता दीजिए ना, किसान तब तक कम से कम अपने आप को दिलासा देगा। आप एक मैक्सिमम लिमिट बता दीजिए। हमारी सरकार की कमिटमेंट किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देना। नहीं, आप सर मैं याद दिलाऊं आपको, संजय जी बात ये है कि जिस तरह आपने बुढ़ापा पेंशन आपने कह दिया कि 5 साल के अंदर अंदर हम आपको 2000 कर देंगे, लेकिन क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी लागू करने के लिए आपके पास कोई टाइम फ्रेम है क्या? स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उसको हम हूबहू लागू करेंगे जो उन्होंने कहा। नहीं, वो करें तो इससे कौन मना कर रहा है? जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी वो क्या थी? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तब तक आप सोचिएगा। अरविंद भारद्वाज जी भी नेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी हैं, अमित नेहरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, आपसे जाते वक्त एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मुझे लगता है कि जनता समझ गई होगी, क्योंकि आपने एक दो टूक शब्दों में कहा नहीं कि कितने तारीख को कितने सालों में लागू कर देंगे। ये कर्ज माफी की जो मांग कर रहे हैं किसान, वो मानेंगे आप लोग? अभी जो किसानों की फसल की बर्बादी हुई थी, हमने जो किसानों का ब्याज था वो सारा माफ कर दिया था। बिजली के बिल थे जो उनके, वो सब माफ कर दिए थे। कर्ज माफी के बारे में भी सरकार कुछ ऐसे किसानों को जिनको की फसल नहीं हो पाई या जिनको कोई दिक्कत है, ऐसी सरकार सोच सकती है। सोच सकती है, वो कब सोचेगी सर? हाँ जी, सोच सकती है, वो कब सोचेंगे? सोच सकती है, अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ किसानों की अगर इस तरह की डिमांड होगी कि हाँ ऐसा कुछ उनका कोई विशेष मसला है, चढ़ोनी साहब सोच सकती है। चढ़ोनी साहब ने मिलकर और बाकी किसान यूनियंस ने मिलकर ये मांग रखी है कि कर्ज माफी की जाए। चढ़ोनी साहब, आप क्यों चाहते हैं कि कर्ज माफी हो जाए? देखिए, जो पिछली सरकार थी उसके टाइम में 42 किसान रोज सुसाइड कर रहे थे। अब वो संख्या बढ़ के 50 के करीब रोजाना की पहुंच गई है। ये किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। हम इसलिए मांग करते हैं कि जब तक किसान का कर्जा नहीं छोड़ा जाएगा तब तक किसान बचेगा नहीं। दूसरी बात, जब ये एक साल में 6 लाख करोड़ अमीर घरानों को कारपोरेट सेक्टर को दान कर सकते हैं, कोई टैक्स के बहाने कोई किसी बहाने, तो इन गरीब किसानों का क्यों नहीं छोड़ सकते? संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हितैषी जितनी योजनाएं चलाई हैं, जब सर डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेट जवाब दीजिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट जवाब दीजिए। उन्होंने एकदम सीधे सीधे पूछा है, आप कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कर सकते हैं तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों नहीं? किसान को हरियाणा की सरकार मरने नहीं देगी। किसानों को अगर कोई घाटा होता है तो सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। सर ये चुनावी भाषण लग रहा है। 22 करोड़ रुपए का जो मुआवजा था किसानों को, भारतीय जनता पार्टी 22,000 सरकार ने दिया। चुनावी भाषण लग रहा है। इन्होंने एक स्ट्रेट पॉइंट उठाया कि हमें कर्ज माफी दो, करेंगे नहीं करेंगे। जो पिछली सरकारें थी वो बजट में घाटा इतना छोड़ के गई है कि आज सरकार के पास इतना बजट नहीं है, मतलब नहीं करेंगे, हजारों करोड़ रुपए का मतलब नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं। माफी की जा सकती है, लेकिन किसानों को उनको घाटे से उबारने के लिए, किसानों को लाभ देने के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। नहीं सर, आपके चुनावी जुमलेबाजी के लिए नहीं है, बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रहे हैं सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह जी, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या? मैं पहली तो ये इनकी बात का जवाब दे देना चाहूँ जी कि जब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, 6 लाख करोड़ कारपोरेट सेक्टर को कैसे दे दिया, 1,14,000 करोड़ जो इंडस्ट्री वाले हैं उनका माफ कैसे कर दिया, वो पैसा कहाँ से आ गया? 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए लाखों करोड़ का इनको और बजट चाहिएगा, वो पैसा कहाँ से आ गया? और अब मैं आपकी अगली बात का जवाब ये देता हूँ कि अगर सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करती और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करती तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 नवंबर के बाद हम बैंकों का 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। हम जबरन कर्जा रोकेंगे और जहां जहां भी सरकार का विरोध बढ़ पड़ेगा वहीं वहीं सरकार का विरोध करेंगे। गुरनाम जी एक बात बताइए, ये क्यों डरे आपसे? क्योंकि किसानों का विरोध कई बार ये देश देख चुका है और उसमें हुआ कुछ नहीं। हाँ जी, किसानों का विरोध क्यों? क्या ऐसा आप मानते हैं कि एकजुटता नहीं है किसानों में? एकजुटता हो गई है, मैं बता रहा हूँ ना कि हरियाणा के 6 संगठन इकट्ठे हो गए हैं, एकजुटता हो गई है और अभी राष्ट्रीय लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है, कई मीटिंगें हो गई हैं और कई संगठनों ने इन्हीं मुद्दों के ऊपर इकट्ठे होकर राष्ट्रीय लेवल पे भी आंदोलन लड़ने। सर आपको नहीं लगता, गुरनाम सिंह जी, हो सकता है ये सुनने में थोड़ा ऑड लगे, थोड़ा बहुत हार्श लग जाए, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों को हर बार जब इस तरह से वो एकजुट होने लगते हैं तो उनको जाति विशेष में तोड़ दिया जाता है, वोट बैंक के हिसाब से तोड़ दिया जाता है? क्या ऐसा होता है? आप मानते हैं ऐसा होता रहा है पहले? देखिए, ये बिल्कुल होता है। आंदोलन के 4 स्टेप होते हैं। पहले पे समझाना होता है, दूसरे पे लालच देते हैं, तीसरे पे दंडित करते हैं और चौथे पे फिर ये हमारे में फूट डालते हैं। लेकिन अब हम भी इनकी चालों को समझते समझते पक्के हो गए हैं। ठीक है, फसल बीमा, वक्त कम है सर, एक एक करके सारे पॉइंट छूने। फसल बीमा पे क्या विरोध है आपका? एक टैक्स है
हाँ। 1000 रुपए पर एकड़ हाँ। पर साल का किसान के ऊपर। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारे से ही बीमा लेना है, पर सरकार का कौन सा एहसान हो गया? हाँ। फिर हम संजय जी जवाब, सर माफी चाहूंगा, संजय जी छोटा सा जवाब। हमने जो फसल बीमा योजना लागू की है, हाँ। देखिए हम कोई किसी बात पे 100% आगे नहीं है, हमने हाँ। कोशिश की है हाँ। कि किसान को फसल की बर्बादी रुके हाँ। और उसका जोखिम फ्री खेत हो। हाँ। अगर उसमें कुछ सुझाव किसानों के आते हैं कि इसमें सर सुधार बहुत हो दिन से सकता सुझाव है। दे रहे हैं, आपने अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। किसको किस चीज को इम्प्लीमेंट सर किया? अलग अलग वक्त पे किसान अलग अलग पॉइंट्स जो उनको लगता है लूप होल्स है वो रेज करते रहे, आपकी सरकार ने एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं, हम चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सब सिर्फ 10 सेकंड है, आखिरी कमेंट। किसान एकजुट हो रहे हैं, कुछ बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? देखिए मैंने पहले ही कह दिया गौरव कि एकजुट अगर हो भी जाए तो करेंगे क्या? वो फसल बोना नहीं छोड़ सकते, फसल तो उनको बोनी ही पड़ेगी और बोने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं गुरनाम सिंह के लिए खासकर, और वो अपेक्षा किससे कर रहे हैं? उस ओम प्रकाश धनखड़ से, जो भारतीय किसान मोर्चा जो था इनका, बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो रोजाना ये गला फाड़ के चिल्लाते थे कि विदर्भ में किसान आत्महत्याएं करें, पंजाब में आत्महत्याएं करें। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गेहूं की फसल बर्बाद हुई तो इन्होंने एक लाइन में निपटा दिया कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर है। चलिए बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा। लेकिन एक लाइन में आपने बता दिया कि क्या इंटेंशन होती है जब आप कुर्सी पर बैठे हो और कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हो। क्या फर्क होता है बोलचाल में, क्या फर्क होती है भाषा में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da